हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग ठाक जालोर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जल विभव। चलिए जानते हैं क्या होता है जल विभव। आपने परासरण की क्रिया पढ़ी है और परासरण की क्रिया में आपको पता है कि जो जल होता है वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। यानी जल के अणुओं को गति करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी ऊर्जा को हम मुक्त ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी अगर दो कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं अगर हैं और इन दोनों के अंदर जो जल उपस्थित है ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो जल के अणुओं का जो गमन होता है या जो उसकी गति होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित होती है, या उसकी गति को करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब जल विभव की परिभाषा काफी सिंपल है। मान लीजिए किसी कोशिका को, ये कोई कोशिका है और इसको हम शुद्ध जल के अंदर रख देते हैं। किसी कोशिका को हमने शुद्ध जल के अंदर रख दिया। अब शुद्ध जल के जो अणु होते हैं, शुद्ध जल के जो अणु होते हैं उनकी जो मुक्त ऊर्जा होती है उनका मान क्या होगा, अलग होता है। यानी शुद्ध जल के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उनका मान क्या होगा, अलग होता है। जबकि कोशिका के अंदर उपस्थित जो जल होता है उसकी मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, अलग होता है। तो शुद्ध जल जिसका मुक्त ऊर्जा का मान अलग है और कोशिका जिसके अंदर उपस्थित जल के जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान क्या है, अलग है। तो इन दोनों के मान का जो अंतर होता है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, जल विभव के नाम से जानते हैं। यानी शुद्ध जल के अणुओं के अंदर उपस्थित मुक्त ऊर्जा के अंदर जो मान होता है और कोशिका के अंदर उपस्थित जो जल के अणु का जो मुक्त ऊर्जा का मान होता है, इन दोनों का जो मान होता है उनमें जो अंतर होता है उसे ही हम जल विभव के नाम से जानते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि जो जल विभव होता है इसे हम साई के नाम से या साई के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का चिन्ह होता है, या फिर इसे साई डब्ल्यू के नाम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को आपको मिलता है। एक छोटी सी चीज और है, अगर शुद्ध जल है तो उसके जल विभव का मान क्या होता है, सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी परिभाषा थी जल विभव से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए जल विभव और डीपीडी के अंदर कुछ समानताएं होती हैं। डीपीडी आपने पढ़ रखी है। डीपीडी क्या होता है, इसके अंदर ओपी माइनस टीपी। अब डीपीडी क्या होता है, ओपी क्या होता है, टीपी क्या होता है। दरअसल पिछला वीडियो हमने बनाया था कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाले दाब, उसी से रिलेट करता है, जिसके अंदर हमने डीपीडी का मान निकाला था जो कि होता है ओपी माइनस टीपी। ये जो डीपीडी होता है ये जल विभव से क्या करता है, रिलेट करता है। यानी इन दोनों के मध्य कुछ संबंध होता है। कैसे? जैसे कि जल विभव होता है डीपीडी, वही दरअसल क्या होता है, जल विभव होता है। यानी साई डब्ल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, डीपीडी बोला जा सकता है। और साई डब्ल्यू का जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक देखने को मिलता है। ठीक है। उसी प्रकार से जो ओपी होता है यानी परासरण दाब, इसको हम परासरणीय विभव के नाम से भी जान सकते हैं। इसे हम परासरणीय विभव के नाम से भी जान सकते हैं और इसे हम साइन एस के नाम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान भी हमेशा ऋणात्मक ही होता है। इसी प्रकार से जो टीपी होता है, टर्गर प्रेशर, इसको हम दाब विभव भी कह सकते हैं और दाब विभव हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है और इसका चिन्ह होता है साई पी।
इस प्रकार से हमारे पास में तीनों के मान यहाँ पर आ चुके हैं कि इन तीनों को हम और किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार डीपीडी को अगर हम जल विभव के अंदर प्रदर्शित करें तो इसी मान के अकॉर्डिंग हम डीपीडी के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस साई डब्ल्यू, ठीक है, बराबर ओपी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, माइनस साई एस, तथा टीपी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, पॉजिटिव साई पी, ठीक है, माइनस से माइनस हट जाएगा। इस प्रकार से जो जल विभव होता है वह सूत्र आपके सामने आ चुका है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, यानी जल विभव किस प्रकार से डीपीटी से रिलेट करता है वो इस सूत्र के द्वारा हम जान सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और देखने को मिलता है जिसे हम परासरण तंत्र की परिकल्पना कहते हैं। परासरण तंत्र की परिकल्पना, परासरण तंत्र की परिकल्पना। मान लीजिए कि कोई अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई कोई पॉलिथीन है, ठीक है, ये मैंने पॉलिथीन बना दी, किससे बनी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई है, और इसके अंदर सांद्र शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी इसके अंदर जल की मात्रा क्या है, कम, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तो इसके अंदर शक्कर की मात्रा ज्यादा उपस्थित है और जल की मात्रा कम उपस्थित है। अब इस जो पॉलिथीन है अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई, इसे हम किसके अंदर रखते हैं, तनु शक्कर के विलयन के अंदर रखते हैं। तनु शक्कर का विलयन का मतलब यानी इसके अंदर जल की मात्रा क्या रहती है, अधिक देखने को मिलती है। अब जल के अणु आपको पता है यहां से होते हुए अंदर की तरफ क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब जिस स्थान से वह प्रवेश करते हैं, मतलब यही वाला जो भाग होता है जहां से ये जो जल के अणु होते हैं वह किसके अंदर, अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम मैट्रिक्स विभव भी कह सकते हैं, और इसका चिन्ह होता है साई, मैट्रिक्स आ गया मतलब एम, साई एम के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो साई एम होता है ये जल विभव से रिलेट करता है, क्योंकि इसको इसके अंदर भी जोड़कर लिखा जा सकता है ना, यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई बी प्लस साई एम, ये इसका टोटली क्या हो जाएगा, एक सूत्र बन जाता है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो साई एम का मान होता है वह अक्सर इतना कम होता है कि इसकी गणना नहीं की जाती, इसलिए अक्सर इसको हटा दिया जाता है। तो ओवरऑल जो आपका सूत्र बन के आएगा वो दरअसल यही बनता है, जो कि जल विभव का एकदम परफेक्ट सूत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, जल विभव का सूत्र लिखिए, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है डीपीडी, ओपी तथा टीपी में क्या संबंध है, तो आप ये सूत्र बनाकर उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हो। इस प्रकार से जल विभव से रिलेटेड ये छोटी सी जानकारी थी। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसका नाम है अंतः शोषण। छोटा सा टॉपिक है अंतः शोषण। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अंतः शोषण का मतलब होता है अवशोषण करना, यानी ऐसे ठोस पदार्थ या अर्ध ठोस पदार्थ जो नमी या जल को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतः शोषण कहलाती है। जैसे कि चना है, उसको आपने पानी में भिगोया, ठोस है चना, जैसे पानी में जाएगा पानी का अवशोषण करेगा, अपने आकार में वृद्धि कर लेगा, मतलब उसमें कौन सी क्रिया हो गई, अंतः शोषण की क्रिया उसके अंदर हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बारिश के मौसम के अंदर लकड़ी के दरवाजे तथा खिड़कियां होती हैं, वो बारिश के मौसम के अंदर क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। किस कारण से फूल जाती है, क्योंकि वह जो दरवाजे की लकड़ी होती है वह अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा नमी को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से एक संजीवनी प्लांट और आता है, अक्सर आपने मेले में देखा होगा संजीवनी प्लांट, जो कि क्या होता है, सूखा हुआ रहता है।
किस प्रकार का रहता है, सूखा हुआ रहता है। सामने आपके आ रहा होगा संजीवनी प्लांट। ये सूखे हुए प्लांट को जैसे ही पानी के अंदर कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हुए वापस से हरा भरा हो जाता है। अब किस प्रकार से ये हरा भरा होता है, क्योंकि जल होता है वो उस प्लांट के अंदर प्रवेश कर देता है और उसे पुनर्जीवित करने की क्रिया उसके द्वारा होती है। इस कारण से इस प्लांट को हम संजीवनी प्लांट के रूप में भी जानते हैं। एक प्रोडक्ट आता है अगार अगार। ये जो अगार अगार प्रोडक्ट होता है या पाउडर होता है, यह लाल प्रकार के शिवालों से प्राप्त किया जाता है। इस अगार अगार से जेली बनाई जाती है या जेली से रिलेटेड जितने भी केक वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस अगार अगार की विशेषता यह होती है कि यह भी जल को अधिक मात्रा में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। इस प्रकार से इसमें भी किस प्रकार की क्रिया देखने को मिलती है, अंतः शोषण की क्रिया देखने को मिलती है। ये कुछ छोटे से टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर रह गए थे। आज ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे या फिर इंपॉर्टेंट सवाल थे वो ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, नोट्स या किसी और संबंधित, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।